अभी से पहले मैं इंटरव्यू इंग्लिश में दिया करता था, तो हो सकता है कि थोड़ा मेरा हिंदी बैकग्राउंड था। तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। इस बार मैंने हिंदी लिया और मुझे लगता है इस बार मेरा अच्छा गया है। चीज़ है कि यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है मेंस में कि लोगों का पेपर ख़त्म नहीं हो पाता है, तो आप लिखने की प्रैक्टिस करें, काफ़ी ज़्यादा करें। जी, मैंने 7 से 8 मॉक इंटरव्यू दिए हैं और डेफिनेटली हेल्पफुल होता है वो, क्योंकि आपके डेप्थ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्चुअली आप ज़्यादा यदि मॉक देंगे, 7 से 8 मॉक देंगे, तो आपको डाइवर्स ओपिनियन मिल जाएगा क्या क्या क्वेश्चन किस एंगल पे आपको किस एरिया में पढ़ना है। बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखें और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ें और प्रैक्टिसेस खूब करें। आप यदि जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्योंकि मेरा प्रीलिम्स लगभग हर साल ही निकल जा रहा था, तो प्रीलिम्स में मगर इस बार मेरे थोड़े कम मार्क्स थे, मेरे 92 93 थे। तो मुझे थोड़ा डाउटफुल हो रहा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस बार थोड़ा सा सेंसेस था। मगर मेंस देने के बाद मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था। मेंस मेरा काफ़ी अच्छा गया था, जीएस के पेपर सारे अच्छे गए थे। देखिए, मैं 5 से 6 साल से मैं लगातार सर्विस में हूँ और उसके बावजूद मैं आ रहा हूँ, मतलब मैंने 3 बार इंटरव्यू दिए हैं। तो आप आ तो सकते हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप कितना करते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ ऋतुराज जी हैं जो अभी यूपीएससी भवन से इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं। ऋतुराज जी ऑलरेडी 3 बार यूपीएससी दे चुके हैं और ऑलरेडी रेलवे सर्विसेज में हैं। सो बेसिकली ऋतुराज जी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा यूपीएससी में आए हैं और अभी इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं। मैं इनसे बहुत सारी बातें करूंगा कि इंटरव्यू कैसे गई, किस तरह क्वेश्चन पूछे गए। ऋतुराज जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आपका 3rd अटैम्प्ट है? नहीं, अटैम्प्ट तो मेरा 6ठा है। मैंने इंटरव्यू 3rd दिया है। 6 अटैम्प्ट हो चुके हैं, ये तीसरी बार आप इंटरव्यू पहुँच गए। तो अभी जो इंटरव्यू दे के आ रहे थे तो सर किस तरह के सवाल पूछे गए आपसे? सवाल ज़्यादातर मेरे रेलवे से रिलेटेड थे। अच्छा। जो चेयरमैन थे उन्होंने पूरा का पूरा रेलवे से पूछा और एक मेंबर ने भी रेलवे से पूछा। और बाकी उसके बाद जनरल नॉलेज की जो क्वेश्चंस होती है, जैसे यूथेनेसिया क्या है, लिविंग विल क्या होता है, सोशल मीडिया के क्या दुष्परिणाम है, आप किस तरह के सोशल मीडिया यूज करते हैं। अच्छा। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। क्योंकि सर ऑलरेडी रेलवे सर्विसेज में है तो ऑब्वियसली एक बनता है कि क्वेश्चन रेलवे सर्विसेज पूछा। तो सर रेलवे सर्विसेज किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए था? रेलवे सर्विसेज में कि अभी जैसे कल एक एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, रेलवे क्या कर रही है, आरडीएसओ का काम क्या होता है, या फिर एक आईआरएमएस करके अभी आया है, तो आईआरएमएस के आने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन। पिछली बार क्या हो गया था इंटरव्यू में जो आपकी सिलेक्शन हुई थी? अभी से पहले मैं इंटरव्यू इंग्लिश में दिया करता था, तो हो सकता है कि थोड़ा मेरा हिंदी बैकग्राउंड था। तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। इस बार मैंने हिंदी लिया और मुझे लगता है इस बार मेरा अच्छा गया है। ग्रेट। तो ये एक नया बदलाव सर ने किया लैंग्वेज इंटरव्यू के लिए और इस बार कॉन्फिडेंट सर लग रहे हैं। अच्छा सर, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनरल स्टडीज़ की तैयारी आपने कैसे की? जनरल स्टडीज़ की आजकल हर कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके एक माउस के क्लिक पे हर कुछ सारा मटेरियल अवेलेबल है। इसके अलावा आप सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो राइटिंग प्रैक्टिसेस आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है मेंस में कि लोगों का पेपर ख़त्म नहीं हो पाता है, तो आप लिखने की प्रैक्टिस करें, काफ़ी ज़्यादा करें और ख़ास करके ऑप्शनल पे अपना कमांड बनाएं और जो आपको अच्छा लगता है वही ऑप्शनल लें। नहीं तो फिर पता चलेगा कि आप ऑप्शनल पढ़ते पढ़ते ही बोर हो गए या फिर वो नहीं समझ में आ रहा, तो जनरल स्टडीज़ के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो सर ये आपने कोचिंग वगैरह तो की होगी इनिशियली? अब पहले मैंने किया था, 2016 में किया था, उसके बाद फिर मैं खुद से ही पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। अरे आपके ये ऑप्शनल पेपर क्या रहे थे सर? चूँकि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निकाल रखा हूँ, तो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनका ऑप्शनल पेपर था, तो उससे भी कोई क्वेश्चन पूछे गए थे सर इंटरव्यू में? नहीं, मैकेनिकल से नहीं था, मगर मेरे सर्विसेज है, मैकेनिकल का क्या रोल है, हाँ, इसका था रोल, मतलब इससे क्वेश्चन थे। तो ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑलरेडी था, तो उसकी तैयारी आपने कैसे की थी? उसमें किस तरह के बुक रेफर किए थे, स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? चूँकि मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज पहले क्वालिफाई कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो मेरा एक पहले से थोड़ा इंटरेस्ट बना हुआ था मैकेनिकल में और कमांड भी ठीक ठाक था। तो मतलब जो वही बेसिक बुक्स हैं वही मैंने फॉलो किया। कुछ टेस्ट, मतलब पिछले ये था कि मैंने 20 साल के जितने क्वेश्चंस थे मैकेनिकल के पूछे हुए, मैंने सारे लगाए थे। क्योंकि ऑलरेडी सर सर्विसेज में है तो एक बैकअप प्लान था इनके पास, इसलिए कंफर्टेबली अभी रैंक इम्प्रूवमेंट की कोशिश चल रही है और आगे भी हमें लगता है इस बार इनके सिलेक्शन होंगे। सर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए कुछ अलग से आपने इस बार किया था, जैसे कि सर बता रहे हैं कि लैंग्वेज चेंज किए, हिंदी में इन्होंने इंटरव्यू दिया क्योंकि इनको थोड़ा और कंफर्टेबल फील कर रहे थे इंटरव्यू। इसके अलावा भी सर कोई मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए थे इंटरव्यू के लिए? जी, मैंने 7 से 8 मॉक इंटरव्यू दिए हैं और डेफिनेटली हेल्पफुल होता है वो, क्योंकि आपके डेप्थ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
एक्चुअली आप ज़्यादा यदि मॉक देंगे 7 से 8 मॉक देंगे तो आपको डाइवर्स ओपिनियन मिल जाएगा क्या क्या क्वेश्चन किस एंगल पे आपको किस एरिया में पढ़ना है या किस तरह से आपको डैप पे प्रिपरेशन करना है, ये आपको पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली ये हेल्पफुल रहेगा। तो सर आप ऑलरेडी 3 इंटरव्यू दे चुके हैं, ये 3rd इंटरव्यू, तो आपको पिछले इंटरव्यू में और इस इंटरव्यू में किस तरह की डिफरेंस नज़र आ रही है बोर्ड जो बैठ रहे हैं और उनके जो सवाल हैं उस हिसाब से? पिछले इंटरव्यू में मेरे से बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार बिहार से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया है सच। पूरे मोस्टली क्वेश्चन या तो जनरल स्टडीज़ का था या फिर इंडियन रेलवेज के ऊपर थे। बोर्ड में कौन थे सर आपके? व्यास सर का बोर्ड था। तो वैसा क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो व्यास सर ने पूछा हो, उनकी बोर्ड ने पूछा हो और आपको लगा कि इसका जवाब और भी अच्छे से देना चाहिए, या फिर आप नहीं दे पाए, कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो सारे सवाल आपने जवाब दिए उसके, राइट। अब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर इस बार जो आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? हाउ यू मेजर योर सेल्फ कि सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से? अब ये तो टाइम बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा, मगर अंदर से जो फीलिंग आती है वो अच्छी है। अच्छा, अभी ये प्रीलिम्स होने वाले 5 तारीख को, क्योंकि आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आपको काफ़ी नॉलेज है यूपीएससी के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिगनर्स हैं इस बार जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है? जी, यही एक ही सजेशन है कि कॉन्फिडेंस पहले तो रखें। दूसरा, प्रीलिम्स निकालना एक अलग तरीका होता है। मैंने 6 बार प्रीलिम्स निकाला है। तो प्रीलिम्स निकालने का तरीका यही है कि आप प्रैक्टिस करें, उससे सीखें। बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखें और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ें और प्रैक्टिसेस खूब करें। आप यदि जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। यदि आपको 60 नंबर 70 नंबर भी आ रहे हैं प्रीलिम्स में तो आप उससे घबराएं नहीं, उसे सीखें, उसका सॉल्यूशंस पढ़ें और उससे एक है कि अपने दिमाग को खोल के रखें कि इससे पॉसिबल और क्या क्वेश्चन हो सकता है। बहुत बढ़िया जी। तो इसी बात पर एक क्वेश्चन और ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो इंटरव्यू के लिए भी नोट्स बनाते हैं और बैठे बैठे सोचते हैं हो सकता है इस तरह सवाल पूछे जाएंगे, मॉक देते हैं, वो वीडियोस देखते हैं। तो आपने कुछ अलग से किया था इंटरव्यू के लिए कि शायद इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, हमें ये भी तैयारी रखनी चाहिए, कुछ ऐसा किया था हमने? इंटरव्यू के लिए अलग से मैंने केवल जो मेरा डैफ था, जैसे कि बिहार हो गया, मेरा इंडियन रेलवेज है, मैंने इनके ऊपर क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस बनाए थे क्या पूछे जा सकते हैं, या फिर मधुबनी से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा। अदरवाइज जनरल स्टडीज़ के लिए जो मैंने प्रीलिम्स और मेंस में पढ़ रखा था मैंने वही दोहराया है। सो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं और आप ऑलरेडी रेलवे सर्विसेज में हैं, और अभी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आपको IAS बनना है या IPS बनना है, इस तरह की क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि आगे बढ़ें, ऐसा क्यों है? ज़रूरत तो ऐसी कुछ भी नहीं है। ज़रूरत तो क्या, ग्रुप D वाला भी सर्वाइव कर रहा है। एस्पिरेशंस होता है कि मुझे बनना है, मुझे करना है कोई चीज़। तो आप क्या बनना चाहते हैं? IAS, IPS, IRS, IFS, क्या आपकी रेफरेंस हो सकती है? पहला चॉइस तो मेरा IAS ही है। अच्छा, IAS जी। बट आपकी पर्सनैलिटी लगती है IPS, ऑब्वियसली IAS तो हो ही सकते हैं। तो अब मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, इस बार की प्रीलिम्स और मेंस कैसी गई आपकी, और उसमें आपको कैसा लग रहा है कि मार्क्स कितने आएंगे? क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो तीनों मिला के ही होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स और मेंस के बारे में बताइए कि इस बार आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है और आपको कैसा लग रहा है कि आपके मार्क्स पिछले बार से ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा क्या अलग किया है इस बार आपने? चूँकि मेरा प्रीलिम्स लगभग हर साल ही निकल जा रहा था, तो प्रीलिम्स में मगर इस बार मेरे थोड़े कम मार्क्स थे, मेरे 92 93 थे। तो मुझे थोड़ा डाउटफुल हो रहा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस बार, थोड़ा सा क्वेश्चन था। मगर मेंस देने के बाद मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था। मेंस मेरा काफ़ी अच्छा गया था, GS के पेपर सारे अच्छे गए थे और ऐसे भी मुझे लगता है कि मैंने अच्छा लिखा था। बहुत बढ़िया। एक ऑडियंस के लिए जो स्टूडेंट एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन पे हैं और कई बार दे चुके हैं, तो वैसे स्टूडेंट जो बिगिनर्स हैं, कभी कभी वो पूछते हैं क्या हमें कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनको आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा? कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, कहा जाता है कोचिंग स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है, मगर ये भी एक सत्य है कि कोचिंग आपको स्मार्ट बनाता है। बहुत बढ़िया। तो यदि आपको लगता है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल है कोचिंग करके तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मगर मुझे लगता है कि आज के डेट में सारी मटेरियल्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, पढ़ना तो आपको खुद ही है। कोचिंग आपको एक गाइड कर सकते हैं, पढ़ना तो आपको है, क्योंकि कोचिंग में लाखों लोग पढ़ रहे हैं, होता सिलेक्शन 700-800 का ही है हर साल। तो वही है कि करना मेहनत आपको है, उसका कोई विकल्प नहीं है आपकी मेहनत का। जिस तरह आपने इंटरव्यू के लिए लैंग्वेज चेंज किया, क्या आपकी जो रिटन टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस थी उसमें भी आपने चेंज किया था लैंग्वेज? नहीं, प्रीलिम्स में तो कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं होता है, मेंस में होता है, मगर मेंस मैंने इंग्लिश में दिया था। इंग्लिश में ही दिया था? चूँकि मैंने इंजीनियरिंग भी कर रखा है तो उसमें हिंदी होता ही नहीं है इंजीनियरिंग में हम लोगों का, तो मैं इंग्लिश में लिखने में ज़्यादा सहज था, तो मैंने इंग्लिश में लिखा था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि UPSC करने की चाह तो होती है, कभी कभी लगता है कि नहीं हो पाएगा, कि हो नहीं पाएगा, तो किसी को अपना प्लान B भी रखना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं 5 से 6 साल से मैं लगातार सर्विस में हूँ और उसके बावजूद मैं आ रहा हूँ, मतलब मैंने 3 बार इंटरव्यू दिए हैं,
तो आप आ तो सकते हैं। आपका फाइनल सिलेक्शन आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितना करते हैं। एक प्लान बी होने से आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि आपके पास कुछ तो है, अदरवाइज़ यदि नहीं होगा तो आप कभी भी मतलब बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। तो एक ये है फ़ायदा कि प्लान बी होने से कि आपको डर नहीं रहेगा अंदर से कभी भी। मगर मुझे लगता है कि पहले 1-2 साल आप रिस्क ले सकते हैं, 1-2 साल रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि प्लान बी आप शुरुआत से रखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप कभी जो बेसिक्स हैं, इनिशियल्स है, वो ना क्लियर हो पाए। बहुत बढ़िया। आप यहाँ तक पहुँचे सर, इस सफ़र में, इस जर्नी में अब तक क्या क्या परेशानियाँ आई? अगर हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ और ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक लंबा सफ़र रहा है आपका, तो इसके बारे में बताइए कि क्या क्या दिक्कतें आए ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड ऑल दैट। प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा दिक्कत तो मुझे टाइम मैनेजमेंट करना आता था, क्योंकि मैं जॉब में भी था और मेरी जॉब ऐसी है कि 24 घंटे की रहती है वो। तो कभी रात के 12 बजे मुझे कॉल आ रहा है, कभी भी आ रहा है, तो इस दौरान मुझे समय निकालना ये बड़ा मुश्किल का काम था। दूसरा मेरे लिए जो चैलेंजिंग था कि अपने आप कॉन्टीन्यूसली मोटिवेट करके रखना, कि जो जब आपको फेलियर मिलता है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो लगातार मोटिवेट करके रखना है, कि ये चैलेंजिंग था मेरे लिए। क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की है, तो हमारे दर्शक, हमारे स्टूडेंट जो एस्पिरेंट है वो ये जानना चाहते हैं आखिर आपकी जो टाइम मैनेजमेंट थी वो कैसी थी, आपने कैसे उसको सेट किया था? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो जॉब कर रहे हैं अलॉन्ग विथ ये, तो उनको आप अपनी तरफ से बताइए कि आपने अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे मेंटेन की थी? एक तो ये है कि आपको बाकी सोशल लाइफ से पूरी कट ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंटेन कर सकते हैं उनके साथ रिलेशन, मगर आपको अपना पता होना चाहिए कि कब आप जब भी टाइम निकाल रहे हैं खुद के लिए तो वो आपका टाइम होना चाहिए, उसमें आप नॉनसेंस ना करें। यदि आपको 3 घंटे ही रोज़ मिल रहा है, 3 घंटे ही आप पढ़ें, मगर वीकेंड जैसे आपको मिल रहा है या किसी छुट्टी वाले दिन है तो उसमें आप उसका यूज़ करें। आप पहले से बैकअप बना के रखें कि आपको करना क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। यदि नहीं पता होगा तो हम कुछ भी करते रहेंगे। तो यदि आप टाइम टेबल बना के रखें या मोटा मोटा बना के रखें कि एक टारगेट सेट करके रखें कि हमको 15 दिन में ये करना है, 30 दिन में ये ख़त्म कर लेना है, तो इससे ये होगा कि आप खुद के प्रति अकाउंटेबल रहेंगे। बिल्कुल, एक मोटा मोटी जो कि जैसा से बता रहे हैं टारगेट बनाना, ऐसा नहीं कि रूटीन बनाया कि सुबह 6 बजे उठनी है, ये करना होगा, इस तरह वो फिजिबल भी नहीं होता है। वो माइक्रो मैनेजमेंट है। मैं माइक्रो मैनेजमेंट के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि 15 दिनों में आपको ये मतलब एक चैप्टर खत्म कर देना है, तो आप एक अपने प्रति अकाउंटेबल रहेंगे आप। सो ओवरऑल जॉब करके भी यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, स्पेंडिंग योर प्रीशियस टाइम विद अस, और वी होप कि आपके सिलेक्शन इस बार IAS IPS के लिए हो, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।